हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल समाचार हैं। आप सभी लोगों को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज 5 सितंबर है ना। आज शिक्षक दिवस है। आप लोगों को भी मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं टीचर्स डे की। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे लाइव में। ये लाइव सेशन है। इस लाइव सेशन में जल्दी से जुड़ जाएंगे सब लोग। जल्दी से जुड़े ताकि वीडियो को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जा सके। जुड़ जाओ, बहुत जल्दी से जुड़ेगा। जल्दी से सब लोग लाइव में जुड़ो बुआ। वीडियो स्टार्ट हो जाएगा अब। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना लोग। और आज का अपना जो है सो टॉपिक है, बायोलॉजी का टॉपिक है आज। ठीक है। जो चैप्टर अभी अभी समाप्त हुआ है ना अपने लोगों के क्लास में, उसी के टॉपिक को आज अपना लोग कवर करेंगे। तो आज का चैप्टर जो अपना लोग कवर करने वाले हैं, चैप्टर का नाम है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। क्या नाम है? खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। इसी चैप्टर को अपना लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। यह आपका बिहार बोर्ड का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। क्वेश्चन बैंक है ना बिहार बोर्ड का, उसी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आज अपना लोग देखेंगे। तो चलिए सब स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वेटेज कितना रहा है पिछले 2-3 सालों में। तो अगर आप 2025 का बात करें तो 2025 के अंदर जो है इसके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2024 के अंदर जो है 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2023 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 2022 में जो है 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं कि औसतन जो है सो हर साल लगभग 3-4 जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस चैप्टर से। इसीलिए ध्यान से आप लोग समझेंगे और इस चैप्टर के क्वेश्चंस को अपना लोग कवर करेंगे। तो चलें आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। चल वाह, ध्यान देगा इधर। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित नहीं है किस में? पशुपालन में, है ना। ऑप्शन है आपका मधुमक्खी पालन, दूसरा है कुक्कुट पालन, तीसरा है मत्स्यिकी और चौथा है कार्बनिक खेती। तो याद है बुआ, जब अपना लोग पशुपालन पढ़ना शुरू किए थे तो पशुपालन के अंतर्गत डेयरी फार्म प्रबंधन पढ़े थे, जिसके द्वारा जो है सो दूध का उत्पादन किया जाता था। दूसरा जो है सो अपना लोगों ने कुक्कुट फार्म पढ़ा, जिसमें मांस और अंडे के लिए पक्षियों को एक स्थान पर रख करके उसका प्रबंधन किया जाता है। तीसरा अपना लोगों ने मधुमक्खी पालन पढ़ा, जिससे शहद एवं मोम प्राप्त होते हैं। फिर अपना लोगों ने मत्स्यिकी पढ़ा, जिसमें जलीय जंतु यानी कि मछलियों को पालन किया जाता है। लेकिन ये कार्बनिक खेती ये कृषि से जुड़ा हुआ है, न कि पशुपालन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसका आंसर होगा 1 का डी नंबर, जिसका नाम है कार्बनिक खेती। यानी कि कार्बनिक खेती पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कृषि से संबंधित है। ठीक है, जहां पर बिना किसी खाद के, रासायनिक खादों के हम लोग मिट्टी के उर्वरक क्षमता को बनाए रखते हैं और पैदावार ज्यादा करते हैं, तो उसी को कार्बनिक खेती करते हैं। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है शहद का निर्माण कौन करती है। शहद का निर्माण कौन करती है? नर मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, कार्यकर्ता मधुमक्खी या ए और बी दोनों। तो बहुत याद है अपना लोग पढ़े थे कि मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जो है 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है। एक होती है रानी मधुमक्खी, दूसरी होती है कार्यकर्ता मधुमक्खी और तीसरा होता है नर मधुमक्खी यानी कि ड्रोन। इसमें से रानी मधुमक्खी जो होती है वो फर्टाइल होती है और वो अंडे को जन्म देती है, और नर मधुमक्खी जो है उसके ऊपर शुक्राणुओं की वर्षा करता है। और इसके द्वारा जो है जब रॉयल जेली फूड खिलाया जाता है तो उससे बनता है रानी मधुमक्खी, और जिसको परागकण खिलाकर के बड़ा किया जाता है निषेचित अंडे को, तब बनता है कार्यकर्ता मधुमक्खी। और तीसरा नंबर की बात अगर करें तो जो अनिषेचित अंडे रह जाते हैं उससे बन जाता है नर मधुमक्खी। तो इनमें से रानी मधुमक्खी का काम है अंडे देना,
यानी कि मादा युग्मक बनाना। नर मधुमक्खी का काम है नर युग्मक बनाना, जबकि कार्यकर्ता मधुमक्खी का काम होता है शहद का निर्माण करना। तो 2 का आंसर क्या होगा बुआ? सी होगा। कौन सा आंसर होगा 2 का? सी होगा, कार्यकर्ता मधुमक्खी। चलिए तीसरा नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो आपको बोले थे पक्षियों में 2 ही प्रकार की बीमारियां होती है जो सामान्यतः या तो जीवाणु जनित होती है या तो विषाणु जनित होती है, जिनमें से विषाणु जनित रोग का नाम लिखाए थे रानीखेत। याद है बुआ? क्या नाम लिखाए थे? रानीखेत। ठीक है, तो 3 का आंसर होगा डी, यानी कि रानीखेत। चौथा ऑप्शन पे आइएगा, पीसी कल्चर। अब ब्रैकेट में लिख दिया है मत्स्य पालन। किससे संबंधित है? जलीय पौधों से? नहीं, जलीय पौधे को जब उपजाते हैं एक्वा कल्चर के अंतर्गत आता है। जलीय जंतु से? हाँ बिल्कुल ठीक है, जलीय जंतुओं से उपजाया जाता है। जलीय जंतुओं को उपजाना ही क्या कहलाता है? पीसी कल्चर, क्योंकि जलीय जंतु के अंतर्गत ही मछलियां आती है। चलिए तो ठीक है, 5वां क्वेश्चन पे चलते हैं अपना लोग। 5वां क्वेश्चन में है कि रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है। रानी मधुमक्खी जो है निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इनका लार्वा खाता है। तो वह रानी मधुमक्खी जिस निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तो उनके लार्वा को जो है रॉयल जेली फूड खिलाया जाता है, तब वो भविष्य में जाकर के फिर से रानी मधुमक्खी बनती है। तो इसका आंसर क्या होगा? रॉयल जेली। सी नंबर 5 का आंसर क्या होगा? सी नंबर रॉयल जेली। अगर परागकण खिलाएंगे तो फिर वो भविष्य में जाकर के क्या बन जाएगा? कार्यकर्ता मधुमक्खी। और जो अनिषेचित रह जाएंगे उनसे क्या बन जाएंगे? तो नर मधुमक्खी बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कुक्कुट चेचक का कारण है वह विषाणु। चेचक का कारण कौन है? विषाणु। अगला है क्वेश्चन 7वां कि हिसारडेल जो है निम्नलिखित जानवरों में से किसका नस्ल है? तो वह हिसारडेल जो है भेड़ की नस्ल है, जिसको पंजाब के बीकानेरी एवीज और मैरिनो रैम्स के बीच संकर करा करके बनाया गया था। तो हिसारडेल किसका प्रजाति है बुआ? भेड़ का। किसका प्रजाति है? भेड़ का। चलिए अगला क्वेश्चन पे चले। तो निम्नलिखित में कौन समुद्री मछली है? ये पूछ रहा है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन समुद्री मछली है। 2 प्रकार की मछलियों का उत्पादन किया जाता है, एक होती है समुद्री मछलियां और एक होती है मीठे जल की मछलियां। समुद्री मछलियों का उदाहरण है हिल्सा, पॉम्फ्रेट, बॉम्बे डक, जबकि रेहू, कतला, मांगुर, मृगल ये सब उदाहरण है मीठे जल की मछलियों का। तो इसका आंसर क्या होगा बुआ? हिल्सा। क्या होगा आंसर? हिल्सा। कौन समुद्री मछली है? तो आंसर होगा हमारा हिल्सा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन पे चले। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव पे अपना लोग चलते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव इसी साइड में है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि तांग चुंग इनमें से किसकी किस्म है? पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा होगा बुआ, देखिएगा। तांग चुंग इनमें से किसकी किस्म है? तो वह तांग चुंग जो है धान की उन्नत किस्म होती है। किसकी उन्नत किस्म है? धान की। अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्में हैं? याद है बुआ, जब 60 के दशक में हरित क्रांति को स्वामीनाथन नामक वैज्ञानिक के द्वारा लाया गया था तो धान एवं गेहूं की पैदावार को बढ़ाने के लिए उनकी उच्च किस्में बनाई गई थी, जिनमें धान की किस्में जाया रत्ना और आयार 8 थी, जबकि गेहूं की उच्च पैदावार करने वाली किस्मों का नाम सोनालिका और कल्याण सोना था। तो इसका आंसर क्या होगा बुआ? तो कल्याण सोना किसका है? तो गेहूं का प्रोन्नत किस्म है। किसका किस्म है बुआ? गेहूं का अच्छा सॉरी, सेम क्वेश्चन है। 2 नंबर में भी आंसर क्या होगा? गेहूं। क्या होगा बुआ? गेहूं। 3 नंबर में क्वेश्चन देखेगा बुआ क्या है? कल्याण सोना किसका है? तो सेम ही क्वेश्चन है ऊपर, ये 2 नंबर और 3 नंबर। तो कल्याण सोना और सोनालिका किसकी है? गेहूं की प्रोन्नत किस्म है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर पे आएंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है गोल्डन राइस। कौन सा राइस हुआ? गोल्डन राइस। हिंदी में इसको सुनहरा धान भी कहा जाता है। सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अपना लोग बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में पढ़ेंगे कि सुनहरा धान का निर्माण किया गया था विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए। किसके कमी को पूरा करने के लिए? विटामिन ए, जिससे रतौंधी नामक बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से। तो इसी को पूरा करने के लिए किसकी किस्में बनाई गई थी? धान की गोल्डन राइस, जिसमें किसका रहेगा? विटामिन ए। कौन सा विटामिन पाया जाएगा बुआ? विटामिन ए। चलिए 5 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन है कि पूसा सुब्रा किसकी किस्में हैं? पूसा सुब्रा किसकी किस्में है? गेहूं का है, फूलगोभी का है, मिर्च का है या पत्ता गोभी का है? तो बुआ रे फूलगोभी का किस्म क्या है? पूसा सुब्रा। किसका है बुआ? पूसा सुब्रा फूलगोभी का। किसका है? फूलगोभी का।
6 नंबर में क्वेश्चन है कि रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो रेशम के धागे में फिब्रोइन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? फिब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है। 7 नंबर में क्वेश्चन देखिएगा, लाइसिन युक्त शक्ति रेटेन तथा प्रोटीना किसकी किस्में है? तो बोले लाइसिन तो बड़ा लाइसिन की मात्रा को एमिनो अम्ल, लाइसिन एक प्रकार का एमिनो अम्ल है जिसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए मक्का की उच्च किस्में बनाई गई थी जिसको युक्त रेटेन और प्रोटीना किसकी किस रेटेन और प्रोटीना कहते हैं। तो ये आंसर 7 का क्या होगा? बी नंबर यानी कि मक्का होगा। क्या होगा? बी नंबर में मक्का होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है? तो वह बासमती चावल की 27 किस्में हमारे देश में यानी कि भारत में उपजाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस तकनीक के प्रयोग से पीले मोजैक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया गया था? तो बड़े दुइगो विधि से तो वायरस प्रतिरोधी पौधे की किस्में तैयार की गई थी। एक था पादप प्रजनन विधि और दूसरा था उत्परिवर्तन विधि। तो इनमें से पीले मोजाइक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया गया था उत्परिवर्तन प्रजनन विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में कि निम्नलिखित में किसका संबंध पीली क्रांति से है? तो वह पीली क्रांति से जो है तेलहन का है। किसका है? वह तेलहन का है। ठीक है, दूध को उजला क्रांति में रखते हैं और मछलियों को नीली क्रांति में रखते हैं और कृषि को हरित क्रांति में रखते हैं और पीली क्रांति हम लोग तेलहन के पैदावार को बढ़ाने वाले क्रांति को कहते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, निम्नलिखित में किसका प्रयोग फसली पौधों में उत्परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो देखो उत्परिवर्तन के लिए ना गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? गामा किरणों का होता है। 11 का आंसर क्या होगा? वह ए नंबर होगा, गामा किरण। ठीक है, चलिए तो अगला पेज पे चलते हैं। ठीक है, चलिए तो 11 नंबर ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले पेज पे चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। चलो आते इस क्वेश्चन को अपना लोग कवर अप करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रोबायोटिक्स क्या है? ऑप्शन पढ़ेंगे, एक नई किस्म का भोजन एलर्जन है, सुरक्षित प्रतिजैविक है, जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक है और डी ऑप्शन कहता है कैंसर प्रेरित करने वाले सूक्ष्मजीव है। तो प्रोबायोटिक्स जो होता है वो जीवित सूक्ष्मजीव भोजन संपूरक होते हैं। जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक होते हैं कौन? प्रोबायोटिक्स। अगला क्वेश्चन है वह एसिटाबुलेरिया निम्नलिखित में से क्या है? वह एसिटाबुलेरिया जो होता है वो शैवाल की प्रजाति होती है। शैवाल में अपना लोग 3 प्रकार का शैवाल पढ़ते हैं, लाल शैवाल, हरा शैवाल और भूरा शैवाल। उसी में भूरा शैवाल का एक प्रजाति है, नाम है एसिटाबुलेरिया। क्या नाम है वह? एसिटाबुलेरिया। अगला है क्वेश्चन क्लोरेला निम्नलिखित में से क्या है? अब फिर से इसका आंसर क्या होगा? क्लोरेला भी एक शैवाल है। क्या है वह? शैवाल है। शैवाल की ही 3 प्रजाति अभी अभी आपको बताए, लाल शैवाल, हरा शैवाल, भूरा शैवाल। उसी में से हरा शैवाल का प्रजाति कौन है? क्लोरेला है। और इसका उपयोग ना अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन के स्रोत के रूप में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन एकल कोशिका प्रोटीन है? तो वह एकल कोशिका प्रोटीन स्पाइरुलिना जी बिल्कुल है, क्लोरेला वो भी है, असिनेडमस ये भी है। तो इसका आंसर होगा 4 का डी, इनमें से सभी। क्या होगा आंसर? इनमें से कभी स्पाइरुलिना, क्लोरेला और सिनेडमस ये सभी जो है एकल कोशिका प्रोटीन के उदाहरण है। चलिए अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे चले तो 9.4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे अपना लोग चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक जीवित पादप से, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, प्रत्येक जीवित पादप से कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है। इस गुण को क्या कहते हैं? तो वह इस गुण को कहा जाता है टोटीपोटेंसी। क्या कहा जाता है? टोटीपोटेंसी। मतलब किसी जीवित पादप के कोशिकाओं से पूर्ण पौधे को बनाने की जो क्षमता पाई जाती है उस क्षमता को टोटीपोटेंसी कहा जाता है। तो एक का आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा एक का आंसर? सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं अपना लोग। अगला क्वेश्चन 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखेगा बुआ। 2 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो 2 नंबर क्वेश्चन में है जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य बृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन सा एंजाइम
प्रयुक्त किया जाता है? लाइसोजाइम, सेलुलोज, काइटिनेज, कोलिजिनेज। तो इसका आंसर होगा बुआ ए, बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति को तोड़ने का काम जिस एंजाइम का होता है उसे लाइसोजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? लाइसोजाइम कहते हैं। अपना लोग अगला बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि लाइसोजाइम के द्वारा कोशिका भित्ति बैक्टीरिया का तोड़ा जाता है। अगला चलिए 3 नंबर में, किसके कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? वह कायिक भ्रूण से जो है कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है। चौथा क्वेश्चन पे आएंगे तो चौथा क्वेश्चन कहता है कि सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है। कौन से प्रजनन में बुआ? तो सूक्ष्म प्रजनन में। पहला ऑप्शन देखिए, अलैंगिक प्रजनन, समान अनुवांशिक गुण वाले पौधे, लैंगिक प्रजनन और ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होगा डी नंबर। वह सूक्ष्म प्रजनन जो होता है कायिक प्रबंधन का ही एक प्रकार है और ये अलैंगिक प्रजनन होती है। तो अलैंगिक प्रजनन जब होती है तो अपना लोग पढ़े थे अलैंगिक जनन में बनने वाले संतान अपने जनक के समान अनुवांशिक गुण वाले होते हैं। तो इसका आंसर ए भी सही होगा कि ये अलैंगिक प्रजनन होता है और बी आंसर भी सही होगा कि इसमें समान अनुवांशिक गुण वाले पौधे होते हैं। इसीलिए अपना ऑप्शन 4 का होगा डी, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? वह पीईजी है। कौन है? पीईजी है। इसका पूरा नाम है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। क्या नाम है बुआ? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। क्या नाम है बुआ? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। क्या नाम है? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। इसी का उपयोग प्रोटोप्लास्ट कल्चर के फ्यूजाजिन के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये परागम्यता को बढ़ाता है, कोशिका झिल्ली के परागम्यता को बढ़ाने का काम करता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। इसका भी उपयोग अपना लोग बायोटेक्नोलॉजी में करेंगे जब किसी पैसेंजर डीएनए को हम लोग किसी दूसरे कोशिका के अंदर प्रवेश कराना चाहेंगे तो उस समय में उसको पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल यानी कि पीईजी के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना लोग कहता है बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो जब निषेचन नहीं होगा तो उसको अलैंगिक जनन कहेंगे। तो अलैंगिक जनन का ही प्रकार कौन है? कायिक प्रबंधन। कौन है वह? कायिक प्रबंधन। अपना लोग पढ़े थे ना कायिक प्रबंधन के अंदर कि कायिक प्रबंधन क्या होता है? तो अपना लोग पढ़े थे ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है जो कि पौधों में पाया जाता है। यानी कि जब पौधे के लैंगिक अंग पुष्प को छोड़कर तना, जड़ या पत्तियों के द्वारा किसी नए जीव का, नए पौधे का निर्माण होता है तो उसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन हुआ और अलैंगिक जनन में ही निषेचन नहीं होते हैं। तो 6 का आंसर क्या होगा? सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बुआ कि सोमा क्लोनल विविधता किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? सोमा क्लोनल विविधता किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो वह सोमा क्लोनल विविधता के लिए ना उत्तक संवर्धन किया जाता है। कौन सा संवर्धन किया जाता है? उत्तक संवर्धन। फिर अगला है कि पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? अभी अभी अपना लोग जब पहला क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो वहां पर भी पढ़े थे कि पादप के किसी कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को टोटीपोटेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन है उत्तक संवर्धन, बी नंबर ऑप्शन है बहुसशक्ता, सी नंबर आंसर क्वेश्चन ऑप्शन है पूर्ण सशक्ता और डी नंबर में है सूक्ष्म प्रबंधन। तो इसका आंसर होगा सी नंबर पूर्ण सशक्ता, जिसको अंग्रेजी में अपना लोग कहते हैं टोटीपोटेंसी। क्या कहते हैं वह? टोटीपोटेंसी कहते हैं। ठीक है, तो ये पूर्ण सशक्ता इसी का उदाहरण है। तो पादप कोशिका से संपूर्ण कोशिका बनाने की क्षमता को अपना लोग टोटीपोटेंसी कहेंगे, जिसको हिंदी में कहा जाता है पूर्ण सशक्ता। ठीक है, चलिए अगला पेज पे चलते हैं। चलिए, नहीं ये तो बता ही दिए हैं। चलिए, तो ये आज का चैप्टर अपना लोगों का था बायोलॉजी का खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीतियां, जिनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक के चैप्टर्स को अपना लोगों ने अभी कवर किया है। ठीक है, और आगे की वीडियो आपको मिलती रहेंगी जैसे जैसे क्लासरूम में आपके चैप्टर्स खत्म होते रहेंगे। ठीक है, और आज शिक्षक दिवस है और ये शिक्षक दिवस के अवसर पर आपको बस 2-4 लाइन बता देता हूँ। शिक्षक हमारे लिए हमेशा आदरणीय होते हैं, चाहे वो आप हो चाहे वो हम हो।
हम भी न किसी शिक्षक से पढ़े होंगे। शिक्षकों का डांट जो है वो हमारे भविष्य को अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। इसीलिए आपके नज़र में हमेशा शिक्षकों का सम्मान बरकरार रहनी चाहिए, और वो सम्मान के पात्र हैं भी, क्योंकि वही तो समाज को एक संयमित और सामाजिक बनाते हैं, जहां पर सभी लोग अपने अपने अनुसार कार्यों को अंजाम देते हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप जहां भी हो, जैसे भी हो, अपने गुरु को हमेशा सम्मान दें। धन्यवाद। आज के लिए शुभ रात्रि।